तरफ मतलब एक रूरल टच ज़्यादा था, चारों तरफ सड़कें भी बहुत छोटी जो पतली पतली सी थी। आज का गोरखपुर हमारी राजधानी से टक्कर ले रहा है। देखिए, जब आप हम ही हैं जैसे कोई फोटोग्राफ करते हैं, अगर उस फोटोग्राफ से समाज में मैसेज अच्छा जाता है तो हमारे पत्रकारिता करने का मतलब बेहतर हम समझते हैं। अगर हम कोई ऐसा फोटोग्राफ छाप दें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए लोग, तो वो पत्रकारिता हम उसको बेहतर नहीं करें। पत्रकारिता को अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम क्या कहें इसको, हम लोगों को अब बड़ा वो होता है कि हम अपने आप को पत्रकार बताने में शर्म महसूस होने लगे इन लोगों की वजह से। क्योंकि जो पत्रकारिता है इसमें हम एक चीज़ तो ये देख रहे हैं कि इसमें आदमी जैसे कहते हैं ना, दूर के ढोल स्वामने होते हैं कि पत्रकार हो जाओ तो सबसे बेहतर, और पुलिस वाला सलाम करेगा फलाना ढेमा का, मतलब जो लोगों की सोच होती है। उसी चक्कर में जब से आपका ये यूट्यूब आ गया है तब से तो हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार। राप्ती नगर के किनारे ये डूबते डूबते बचे थे, वो क्या घटना थी? नाव पलट गई, फिर नाव पलटी तो मैं नीचे चला गया। मैं काफ़ी नीचे चला गया, यहाँ तक कि ये समझ लिए कि मेरे पैर फंसने लगे थे। जो बालू नीचे बहती है उसमें पैर फंसने लगे। ये आपसे मिले तो इनके भीतर आपको क्या ऐसा खास दिखा है ना कि आप इनको अपना दिल दे? तो मैं इत्तेफाक से नीचे उतर के गया तो काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी, तो उसी को व्यू लेके मैं नदी को और नए घाट को लेते हुए कुछ काम करने की सोच रहा था। इत्तेफाक से उतनी देर में एक वर्दीधारी वर्दी टोपी लगाए बिल्कुल एक बोरी लेके आ रहा था। तो हमने सोचा कि ऊपर वाले ने हमको फ़ोटो दे दी, तो मैं थोड़ा वेट किया, उससे बात नहीं किया। मैं दूर काफ़ी अपने वहीं बैठ गया, खड़ा रहता तो वो देख लेता, पर मैं बैठ गया वहीं पे बैठ गया। वो गया नदी के किनारे, उसने बोरे को रखा, उसको खोला और बोरे से पॉलीथीन निकाली बड़ी सी, और निकाल के घुमा के उसने जो फेंका है, तो हमने 4-5 एक्सपोजर दिए। एक्सपोजिंग किया था, सैटरडे को छापा था, तो सैटरडे को एडीजी साहब ने अपने पूरे विभाग के जितने अफसर्स थे और जितना पुलिस लाइन से उनके रंगरूट वगैरह थे, पूरा राम घाट की। हाँ, ये भी मुश्किल से नहीं, हफ्ते भर की खबर है। हाँ। आज हम व्यक्ति परिचय में दो ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं। जस्ट हमारे बाईं साइड मुकेश पांडे जी हैं, जो सहारा के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिनका किसी स्थान पर खड़ा होना ही एक खबर है। और जब ये कोई फ़ोटो खींचते हैं तो एक फ़ोटो इनके 2000 शब्दों के बराबर होती है। फ़ोटो ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। और कोई व्यक्ति किसी संस्था के साथ लंबे समय से आखिर क्यों जुड़ा होता है, उस क्यों का हम जवाब लेंगे। एक शख्स जिसकी पत्रकारिता से हम सीखते हैं, एक शख्स जो खामोश दूर खड़ा होता है, और सब जब अपने फ़ोटो खींच लेते हैं, पत्रकारिता कर लेते हैं, तो ये शख्स अपने अनुभव से एक ऐसा उसी पत्रकारिता के बीच से अपने अनुभव से एक फ़ोटो खींचता है जो सुबह की एक खूबसूरत हेडलाइंस बन जाती है। और जस्ट जिस शख्स के बारे में हम ये भूमिका बना रहे थे, उनकी वाइफ अंजू विश्वकर्मा जी हैं, कवित्री हैं, टीचर हैं। तो बड़ा दिलचस्प इन दोनों लोगों की कहानी रही है। ये भी अपने क्षेत्र की, मतलब एक टीचर तो हैं ही, अध्यापक तो हैं ही, और दूसरा कवित्री। तो दोनों लोग साहित्य से जुड़े हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में रचा गया एक साहित्य है, और ये भी मैडम साहित्य करती हैं। तो दोनों लोग का साहित्य कैसे मिला ये भी हम जानेंगे। बहुत खूबसूरत क्षण है, और हम आज का मंच मुकेश पांडे जी के लिए और अंजू विश्वकर्मा जी के लिए ही हम समर्पित कर रहे हैं। जानेंगे पत्रकारिता के उस बारीकियों को और कविता के उन बारीकियों को। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत। थैंक यू। मैडम, आपका भी हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत। बहुत बहुत आभार। कल हमारी आपसे बात होती है, आपने कहा कि बड़ा व्यस्ततम समय है, लेकिन मैं समय निकालूंगा। अचानक हमारे अभिभावक कहिए या पत्रकारिता सिखाने वाला जहां मैं कमी पाते हैं, सतीश जी हमें सिखाते हैं, जस्ट सामने बैठे हुए हैं, आपसे समय लेते हैं, आप आते हैं। कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप कुछ और कर सकते थे। पत्रकारिता आपके भीतर कब जन्म लेता है, और आज गोरखपुर की आप पहचान हैं, लखनऊ से आते हैं और एक लंबे समय से गोरखपुर में रह रहे हैं, जो प्यार सम्मान मिला, और जिस तरह की आप पत्रकारिता करते हैं, हम लोग आपकी पत्रकारिता से सीखते हैं, और जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है आप हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, पत्रकारिता में मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आदमी जब काम करता है तो एकदम से उसको उसमें खो जाना चाहिए। पहले से, जैसे मान लीजिए कहीं कोई कवरेज करने जाना है, तो वो पहले से अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लेता है कि हमको इस टाइप का फ्रेम चाहिए। तो जब वो स्पॉट पे जाता है तो उस चीज़ को डेवलप करने में लग जाता है, और जब वो उसको डेवलप कर लेता है, जब उसको लगता है कि हाँ, हमारा जो हम कहना चाह रहे हैं, अपने शब्दों को अपने आँख से लिखना है हमको, क्योंकि लोग हाथ से लिखते हैं, मुँह से बोलते हैं, पर हम फोटोग्राफर लोग आँख से लिखते हैं,
और आँख से लिखने का मतलब ये कि हमको जो लिखना है वो हमारे प्रॉपर व्यू में आना चाहिए। जब हमारे व्यू में आ जाता है तो मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, और भी लोग हैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। जब भी आप काम करने जाते हैं तो काम करिए सुकून से, और जो आप माइंड मेकअप करके चले हैं, जो आपको लगता है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो उसी चीज़ को उठाइए। फालतू आप आजकल देखते होंगे आप, एक अब तो चूँकि डिजिटल आ गया, हम तो फिल्म फोटोग्राफी जो कर रहे थे उसमें फिल्म वाला कैमरा चलता था SLR, तो उसमें लिमिटेड होता था, 36 एक्सपोजर होते थे। तो हम लोग बहुत सोच सोच के एक्सपोज करते कि एक फिल्म में ही हम शाम तक काम चला लें। पर लेकिन आज के दौर को देख रहे हैं, आज के दौर में एक ही जगह पे लोग 150-150, 200 एक्सपोजर दे देते हैं। एक ही फ्रेम को 4-4, 5-5 को ये मतलब खच 10, 12, 15 जितने खींच जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, अब उसमें से एक अच्छा निकाल लो तो जनरली निकल ही आता है। फिल्म वाले कैमरे में क्या होता था कि पहले हम लोग एक्सपोजर 3 से ज़्यादा नहीं देते थे, और इन 3 में हमारे तीनों सिलेक्टेड होते थे, और तीनों में भी हम डिसाइड करते थे कि इसमें सुपर कौन सा, उसको फिर फाइल करते थे। हम लोग देखते हैं जब आपकी फोटोग्राफी होती है, जब आप जाते हैं तो कुछ सोचते हैं। सब लोग खींच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कला है, सबकी अपनी पत्रकारिता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो किसी एंगल को पता नहीं। अब हम तो फोटो जर्नलिस्ट है नहीं, तो हम लोग भी एक माहौल देखते हैं, एक भूमिका बनाते हैं कि क्या भीतर भीतर कि क्या इसके लिए भूमिका हो सकती है। लेकिन जब आप जाते हैं, एक गोल सा टोपी अभी तो पहन के नहीं है जो आपकी पहचान है, और गमछा मैं तो रंगीन पहनता हूँ, आपका ब्लैक होता है, नीला होता है, तो आपकी एक पहचान है। उतरते हैं गाड़ी से, कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, और जो एंगल आप खींचते हैं किसी नेता का, तो वो इस तरह का होता है कि बहुत कुछ बयां कर दिया होता है ना। तो ये कैसे कर पाते हैं? नहीं, इसके लिए देखिए, मैं स्पॉट पे जब पहुंचता हूं तो पहले स्पॉट पे उसका देखता हूं कि क्या व्यू हम उठाना चाहें, जो सबसे अलग हो और सबसे बेहतर हो, क्योंकि सारे फोटोग्राफर काम कर रहे हैं, और हम पहले रुक के इस चीज़ को माइंड मेकअप करते हैं कि हमको ये फ्रेम चाहिए, तो हम उस फ्रेम को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, और इत्तेफाक से ऊपर वाले की मेहरबानी से जो हम सोचते हैं वो हमको मिल जाता है। थोड़ा सा आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बता दें जरा, आप हमें बताइए परिवार में कौन कौन है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप लखनऊ से एक लंबे समय से गोरखपुर रह रहे हैं, जरा इस जर्नी के बारे में, शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट का स्टूडेंट था, कॉमर्शियल आर्ट से मैंने डिग्री लिया है यही फोटोग्राफी से। उसके बाद मैं चूँकि वहाँ पे फोटोग्राफी से पढ़ाई कर रहा था तो अखबारों से जुड़ा रहा। पहले अखबार जब हमने उस समय शुरू किया था 82-83 से, तब अखबार आपके टेडल मशीन से छपा करते थे, तो हफ्ते में 10 दिन में एक फ़ोटोग्राफ छप जाता था, तो 25-30 रुपये एक फ़ोटोग्राफ का हम लोगों को मिलता था। तो हम लोगों का उस समय की महंगाई के हिसाब से देखते हुए 25-30 रुपये से बहुत कुछ आराम मिल जाता था, क्योंकि फिल्म तब 7 या 8 रुपये की ब्लैक एंड वाइट फिल्म हुआ करती थी, उसी तब कलर नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट ही थे। हम लोग एक्सपोज करते थे, फिल्म धुल के प्रिंट बनाना, फिर जितना बड़ा छपना है उतना बड़ा ही फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लेके जाते थे। अखबार में कोई घटना हो गई या कोई उस टाइप के, अगर सिलेक्ट हो गया, अगर छपा तो उसको ब्लॉक बनने मतलब टाइम बहुत लगता था। तो हम मतलब उस समय ये रहता था कि चलो भाई ठीक है, पार्ट टाइम अपना ये भी होता है, पार्ट टाइम अपने इसको करते रहते थे। उसको करते करते एक्चुअली में क्या हुआ, फिर मैं 87-88 में जागरण लखनऊ चालू हुआ था, स्ट्राइक चल रही थी। उसके बाद में विनोद शुक्ला जी कानपुर से आए, तो उन्होंने देखा पूरा जागरण को, तो उन्होंने चालू किया, तो उनके संरक्षण में ये हुआ, अच्छा चलने लगा, तो हम भी जुड़े रहे उनसे, क्योंकि तब तो पढ़ाई कर ही रहे थे। उस समय ऑफसेट, पहली ऑफसेट जागरण की वहाँ पे लगी थी, ऑफसेट मशीन जिसको कहते हैं, टेडल हट के ऑफसेट लग गई थी। तो हम लोगों के फोटोग्राफ ये रहता था कि अगर 6 बजे भी दे देते थे तो स्कैन होके छप जाता था, तो वो एक दौर चलता रहा। उसके बाद में हम लोगों ने शादी वादी कर ली। बड़ा दिलचस्प, हमारे जो गोरखपुर पोस्ट के दर्शक हैं बहुत कुछ जान लिए होंगे, अंजू विश्वकर्मा, मुकेश पांडे, और वो दौर बड़ा कट्टर दौर था, अभी भी है, लेकिन कुछ अभी भ्रांतियाँ हटी हैं, है ना, तो आएंगे इस पे। तो सर, तो 92 में हम लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों ने शादी वादी कर ली, मैं जागरण में ही था। तो जागरण में ही हुआ, विनोद शुक्ला जी ने इनको भी जॉब में वहाँ रखा कि नहीं आप भी आइए, साथ साथ जॉब करना। तो 1 महीने 1.5 महीने इन्होंने भी किया रिसेप्शनिस्ट का। उसके बाद में इनके लगे यार हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने छोड़ दिया। फिर हम अपने काम करते रहे, तब तक 92 में ही ये आपका सहारा खुल गया। तो सहारा ये कपूरथला पे, तो अब चूँकि इंदिरा नगर में रहते थे तो इंटरेस्टेड भी थे, नया नया अखबार खुला था और इसमें सुविधाएं भी थी। इसमें ये था कि कैमरा वगैरह सारा कुछ मिलता था वहीं कंपनी से ही, और
रूल्स इतने अच्छे लगते थे हम लोगों को कि ये वर्दी, ये टाई, फलाना ढिमाका, तो उससे थोड़ा सा ग्लैमर लगा हमको। तो हमने कहा नहीं यार, इसी में चलते जुड़ते हैं। लंबे समय से। हाँ, तो 96 से मैं इससे जुड़ गया, सहारा से। कुछ आपसे भी बातें करेंगे और भी बातें। कुछ अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। आप लखनऊ से हैं, है ना? तो आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है? परिवार में कौन? मैं मूलतः लखनऊ की ही रहने वाली हूँ। मेरा बर्थ प्लेस लखनऊ ही है और मैंने बीएससी किया हुआ है बायो ग्रुप से, और वहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज है, तो मेरा वहीं से पूरा हुआ है। उसके पहले मैं नवयुग में थी, और इसके शिक्षा तो मेरी बीएससी बायो की हुई है, और लेकिन उसके उपरांत शादी वादी हो गया। अभी मतलब हल्के से टाल दे रही है, शादी उदी हो गया, है ना? तो शुरुआत कैसे हुई? सर ने प्रपोज किया कि आपने? शादी के पहले मैंने जॉब नहीं किया था, है ना? तो शादी हो गया और उसके बाद घर में ही मैं रम गई थी। और एक्चुअली था क्या कि जिस कॉलोनी में मैं थी, इंदिरा नगर, तो वहाँ पर ये भी रहते हैं, इनका परिवार भी, मतलब अभी तो हमारा परिवार हो गया, तो सभी लोग इंदिरा नगर में ही रहते थे। तो मुझे भी निकलना पड़ता था कॉलेज के लिए, और ये भी निकलते थे। तो कभी आते जाते में ही मुलाकात हो गई, और मुलाकात हो गई। अब कहिए कि ऊपर वाले ने लिखा था, तो हम लोग की मुलाकात हुई, तो आगे धीरे धीरे करके और आगे बात बढ़ गई, और 6 महीने के अंतराल में ही हमारी शादी भी हो गई थी। मतलब जो आपका मिलना हुआ 6 महीने के भीतर ही, तो वो जो समाज था, है ना? अगर आपके शादी को देखें तो 10 कितने साल हुए? 28 ईयर्स हो गए। 28 साल हो गए, है ना? तो वो जो समाज था अभी भी है रूढ़वादी समाज, है ना? तो क्या पारिवारिक टकराव नहीं होंगे? पारिवारिक टकराव तो बहुत हुए, लेकिन अब ये कहते हैं ना, बच्चों के आगे माँ और बाप दोनों अपने आप को झुका लेते हैं, अब यही कह सकते हैं हम। तो उन्होंने हम लोगों की बातों को मान लिया और हम लोगों का विवाह साथ में कर दिया। तो मुकेश पांडे जी, जस्ट देखिए, दोनों लोग हमारे अगल बगल हैं, और ये फोटोग्राफर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सहारा में, और अपने फोटो फ्रेम, जिंदगी के फोटो फ्रेम में ऐसा बसाया कि आप देखिए दोनों लोग बड़े खुशहाल हैं। ये भी एक मतलब कि जाने माने पत्रकार हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें परिचय कराने की एक परंपरा है। इसलिए मैं मुकेश जी का परिचय करा रहा था कि ये इनमें खूबियाँ हैं। आगे चलते, जब ये आपसे मिले तो इनके भीतर आपको क्या ऐसा खास दिखा, है ना, कि आप इनको अपना दिल दे? आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। जैसा कि हम लड़कियां, यही जैसे वो उम्र थी, देखते हैं कि महिलाएं भी आज देखती हैं कि लड़के पीछे लग जाते हैं, तो वो बार बार, एक बार नहीं, मतलब कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि मतलब सक्सेस हो जाए आपने उसमें, है ना? तो अब यूँ भी चूँकि इंदिरा नगर में रहते थे, मैं भी तो निकलना होता ही था। इन्होंने एक बार मतलब ट्राई किया, तो इन्होंने ट्राई किया, मेरा नाम वाम पूछा। भाई पैदल हम लोगों को जाना ही पड़ता था ऑटो पकड़ने के लिए। मेरा नाम पूछा, एक दो चीज़ें पूछी, कहाँ रहते हो, ये वो, तो मैंने मतलब इनको टाल दिया, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई टाल दिया है, अब ये निकल लेंगे यहाँ से, है ना, ठीक है। तो अब ये मैंने सेकंड टाइम ये देखा कि ये मतलब जैसे लड़के पीछे लगते हैं, तो ये पीछे लगने वालों में नहीं थे। तो मतलब जैसे बार बार पीछे लगना, बार बार पीछे आना। हाँ, एक दिन जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पूछा, इन्होंने कोशिश किया, सेकंड टाइम, और उसके बाद जब मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये फिर पीछे नहीं आए। हालांकि आने जाने में मतलब आगे पीछे कभी दिख ही जाते थे, लेकिन मतलब जैसे इग्नोरेंस करके साइड में चलना, इधर उधर, मतलब मेरे आगे पीछे नहीं आना, वो चीज़ इन्होंने उनके अंदर हमको दिखाई दी। तो जब ये चीज़ दिखाई दी, तो मेरे को भी मतलब कुछ महसूस हुआ कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं लग रहे हैं, मतलब इस टाइप के नहीं लग रहे हैं। तो अब ये कहिए कि मेरा भी मन आ गया, कुल मिला के कहने की ये बात है। तो आपको लाखों अवार्ड मिले होंगे, स्टेट अवार्ड मिले होंगे, लेकिन जो आपने जीवन में ये फोटोग्राफी की है भाभी जी, जो आपके जीवन के फोटो फ्रेम में जो आपने एक फ़ोटो मढ़ा है ना, 28 साल का आपका वैवाहिक जीवन हो गया, ये सबसे खूबसूरत है। आपको क्या खास दिखा? 2 बार आप इग्नोर किए जाते हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन किस तरह की फ़ोटो आपने वो खींची है ना, कि जो आज आपके और हमारे साथ इंटरव्यू? नहीं, हमको एक्चुअली में आपको बताएं, लड़कियां तो बहुत देखते थे, ऐसा नहीं, कॉलेज में पढ़ते, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत लोग मिलते थे, साथ में हमारी भी बहुत सी पढ़ती थी पर लेकिन एक जो घरेलू हमको देखा कि हमारे परिवार के लिए एक बेहतर जो आदमी सोचता है, वो हमको लगा। तो हमने कहा यार
इससे बेहतर। आपको नहीं लगा, आप जिस समाज से आते हैं, भाभी जी विश्वकर्मा और भाभी जी भी नहीं सोची कि आप पांडे, तो आपको नहीं लगा कि हम जिसे प्रपोज करने जा रहे हैं या फिर बात आगे बढ़ी, मैं शादी की है करने, घर में कोई विरोध? नहीं, विरोध तो होना ही था, पर लेकिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी कास्ट में तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि दहेज और वगैरह दुनिया बहुत ज़्यादा चलता है। तो हम तो ये सोच के चलते थे कि हमको अच्छी लड़की अगर मिल जाती है तो हम शादी करेंगे और अपना अलग घर बसाएंगे। हालांकि हमारे घर वाले बहुत दिन नाराज़ भी रहे और आना जाना भी नहीं रहा। यहाँ पे भी गोरखपुर में भी मम्मा हमारी आई हैं, आपको बताए हैं 2005 या 6 में आई हैं। 2005 में? आपने शादी कब की? 92 में। अभी भी बात वही है कि बात पहुँच जाते हैं तो बातचीत होती है, बाकी हमारे घर से तो अभी भी सब। उनको नहीं लगता मेरा लड़का इतना बड़ा पत्रकार, आज बड़ा नॉर्मल आप बात कर रहे हैं, बड़े कड़े पत्रकार माने जाते हैं, आपसे लोग दूरी ही बना के भैया कोई हमसे गलती ना, ये घर पे भी कड़े हैं या फिर समाज के लिए, और जो इनका एक क्राइटेरिया है गंभीर रहने का, बड़े तल्ख हैं, बड़े तीखे हैं, घर पे भी इनका? नहीं, इनका रवैया तो तल्ख है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इनका ये है कि डिसाइड करना, मतलब लगता है कि मैं डिसाइड करूं कोई चीज़, बेहतर हम सोच सकते हैं, है ना। तो लेकिन मेरी राय मानते हैं, मांगेंगे राय कि तुम बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, ये सही है या गलत है तो क्यों। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो मतलब मान लीजिए मैं गलत सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, ये तो बाद में ही डिसाइड होता है ना। लेकिन इनका मतलब एक बाय नेचर ये थोड़ा सा हार्ड है ही, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। बात को आगे बढ़ाएंगे और एक और बात बता दें, जस्ट कैमरे के उस बार थोड़े हमारे जो कैमरामैन अजलान है थोड़ा व्यस्त हैं ऑफिस के काम में, तो आज थोड़ा सा कैमरा देख रहे हैं सतीश भैया, इनका भी बता दें कि लव मैरिज है, कभी इनको भी बैठा के इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, है ना, इनके बारे में। इनकी श्रीमती, हम इनके घर खाने पर गए थे तो भाभी जी ने बताया। एक कविता सुनाइए जो बहुत खूबसूरत आपकी कविता है, अवध आनंद, तो इससे शुरुआत करिए, हमारे दर्शक आपकी कविता सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरी कविता है अवध आनंद, धनाक्षरी है छंद में। दशरथ खुश हुए अवध में राम हुए, गाजे बाजे बज रहे बनती सुहारी हो। दशरथ खुश हुए अवध में राम हुए, गाजे बाजे बज रहे बनती सुहारी हो। नाच रहे जन मन अब नहीं कोई गम, अवध को मिले हैं अब त्रिपुरारी हो। नाच रहे जन मन अब नहीं कोई गम, अवध को मिले हैं अब त्रिपुरारी हो। चारों भाई खेल करे आपस में प्रेम धरे, कई मालाड करे सब परिवारी हो। चारों भाई खेल करे आपस में प्रेम धरे, कई मालाड करे सब परिवारी हो। कौशल्या बलाएं करे सिया राम डोर बंधे, चारों भाई ब्याह रचे सुमित्रा दुलारी हो। कौशल्या बलाएं करे सिया राम डोर बंधे, चारों भाई ब्याह रचे सुमित्रा दुलारी हो। राम सिया बन गए लाखन भी संग रहे, 14 बरस तक वन में गुजारी हो। राम सिया बन गए लाखन भी संग रहे, 14 बरस तक वन में गुजारी हो। रावण कुमति लिए सीता को कुदृष्टि किए, हनुमत सेना चली करने सवारी हो। रावण कुमति लिए सीता को कुदृष्टि किए, हनुमत सेना चली करने सवारी हो। विभीषण संग हुए रावण का वध किए, लंका को विजय किए सब मनुहारी हो। विभीषण संग हुए रावण का वध किए, लंका को विजय किए सब मनुहारी हो। अवध तिलक करे चंदन वंदन करे, सिंहासन धन्य हुआ सब बलिहारी हो। अवध तिलक करे चंदन वंदन करे, सिंहासन धन्य हुआ
सब बलिहारी हो। ये जो आपकी कविता है अवध आनंद, इसमें हमको एक संस्कृति, एक परंपरा, और जो भगवान राम, इस में हमने देखा भगवान राम भी आ रहे हैं, चारों भाइयों का भी नाम लिया, कौशल्या भी आ रही हैं, केकई भी आ रही हैं, तो ये आज के यूथ के लिए कठिन होता है ना। इसको जैसे इस कविता को करते समय आपके भीतर किस तरह का भाव होता है? इस कविता को जब मैं लिख रही थी तो पहले मैंने सोचा धनाक्षरी लिखती हूँ, अच्छा अब लिखने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो मतलब हमारे आज की पीढ़ी है उनको मैसेज जाए, और एक ही कविता में उनको सब पात्र जितने हैं उनके सामने हम प्रेजेंट कर पाएँ, और वो सब पात्रों को समझें कि वो हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, उसमें कौन कौन पात्र हैं, कम से कम उनके पास ये मैसेज जाए। और किसने क्या किया इसमें देखिए, आपने शुरू से, मैंने दशरथ के यहाँ पुत्र हुए हैं और लास्ट तक मैंने पूरा आपको यहाँ पर इस कविता में ये हमने देखा पूरा हाँ मैंने पिरो दिया है, विभीषण को भी सम्मिलित करके सारे पात्रों को मैंने यहाँ पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आपकी दिनचर्या क्या है? इतना व्यस्ततम टाइम है, एक फोटोग्राफर को रात में भी कहीं निकलना पड़ जाएगा खबर के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में देखा जाए तो खबरें टहलती हैं। अगर इस समय कोई पत्रकार कहे कि हमको खबर नहीं मिल रही है, तो मैंने किसी अनुभवी पत्रकार को पढ़ा सुना देखा, और जैसे आप लोगों को जानते हैं, आप लोग दूर कहीं कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एक खबर निकाल लेंगे। अभी परसों हम लोग खबर कर रहे थे तो कहे कि आप डिजिटल मीडिया वाले हैं, आपके लिए ये खबर है, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, मुझे फ्रेम चाहिए, क्योंकि आपको बोलना है, आप दिखा सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा फोटो खींचना है जो मेरा फोटो बोले। तो क्या आपकी दिनचर्या है सुबह से लेके जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते? देखिए हमारी दिनचर्या में तो सबसे पहली चीज़ तो मैं घर से बाहर जब भी निकलता हूँ तो कैमरा मेरे साथ रहता है, और फोटोग्राफ जो होते हैं ना वो ढूंढने नहीं पड़ते हैं, वो राह चलते अपने आप मिलते हैं, और उनको एक्सपोजिंग का टाइम का जो कैलकुलेशन होता है, आपके पकड़ने के टाइम, कैमरे की क्लिक, ये अगर आप ट्यूनिंग फिट है तो आप घर से निकलिए, आप घर से ऑफिस तक आएंगे तो आपको 4 खबर ऐसे ही मिल जाएंगी। कभी कोई आपके साथ फोटोग्राफी में ऐसा कुछ हुआ हो जैसे लगा हो कि आज मतलब बेकार जा रहा है, फिर कोई ऐसा क्षण कि मतलब सब कुछ बेकार जा रहा है, आज मैंने बेहतर नहीं किया, किसी आप सभा में हैं, किसी नेता के सभा में हैं, कोई ऐसा, और फिर ऐसा कोई ऐसा पल आया कि आपने 3 क्लिक किया और आपको फोटो मिल गया? नहीं, आपको बता दूं, मैं जब भी जॉब करने निकलता हूं ड्यूटी टाइम में तो मैं पर्सनल अपने 2 घंटे निकालता हूं। 2 घंटे इसलिए कि मैं अपने रूटीन से अलग हट के उन 2 घंटे में मैं घूमता हूँ, और उसी 2 घंटे में हमको कुछ अलग टाइप का फोटोग्राफ करना रहता है। अब वो कहाँ मिलेगा इसके लिए मैं सोच के नहीं चलता हूँ। 2 घंटा हाँ, 2 घंटे में घूमना, और कोशिश करता हूँ कि शहर से अगर बाहरी क्षेत्र में निकल जाता हूँ तो कुछ शहर के बाहरी क्षेत्र में निकलता हूँ तो कुछ अच्छे फोटोग्राफ मिलते हैं। अभी हमने आपको बता रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते के पहले की बात है, एक दिन कुछ था नहीं शहर में, करीब दोपहर 2 बजे था, तो मैं प्रेस क्लब आया तो सब लोग बैठे हुए थे, तो हमारा लगा मन नहीं लग रहा था, कोई कुछ किया नहीं था, तो शहर से बाहर निकलने का मूड हो गया, तो हम गाड़ी उठाए निकल लिए। और मैं फील्ड में रहता हूँ तो 2 ही पहिए से निकलता हूँ, क्योंकि उसमें काम करने में आराम रहता है, ईजिली रहता है। तो मैं राप्ती नदी की तरफ चला गया, नौसल की तरफ, तो उसका जो पुराना वाला पुल जिधर राम घाट नया बना है, तो हमने कहा चलो इधर ही देखते हैं, गंदगी पे कुछ काम करते हैं, क्योंकि गंगा अभियान बहुत ज़्यादा चल रहा है सरकार का, सफाई नदियों का, तो हमने इसी पे कुछ काम करते हैं, जिस शहर में उसी नदी को देखा जाएगा। तो मैं इत्तेफाक से नीचे उतर के गया तो काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी, तो उसी को व्यू लेके मैं नदी को और नए घाट को लेते हुए कुछ काम करने की सोच रहा था। इत्तेफाक से उतनी देर में एक वर्दीधारी, वर्दी टोपी लगाए बिल्कुल, एक बोरी लेके आ रहा था, तो हमने सोचा कि ऊपर वाले ने हमको फ़ोटो दे दी, तो मैं थोड़ा वेट किया, उससे बात नहीं किया, मैं दूर काफ़ी अपने वहीं बैठ गया, खड़ा रहता तो वो देख लेता, पर मैं बैठ गया वहीं पे बैठ गया। वो गया नदी के किनारे, उसने बोरे को रखा, उसको खोला और बोरे से पॉलीथीन निकाली बड़ी सी, और निकाल के घुमा के उसने जो फेंका है, तो हमने 4-5 एक्सपोजर दिए, घुमाने से लेके फेंकने तक का, और उसको हमने एक्सपोज किया, और जो साइड में गंदगी पड़ी थी उसको लेते हुए, घाट को लेते हुए अच्छी पिक्चर हमने बनाई। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। मैंने उस पिक्चर को काफ़ी अच्छे साइज में हमारे अखबार में जगह दी गई उसको, हमने उसको छापा। उसको छापने के बाद सवेरे ही से फिर आपके एडीजी साहब के कई एक फ़ोन आए, और भी विभाग से कई फ़ोन आए कि आपने ये कहाँ देखा, कैसे देखा। आप किसी ने कहा कि आपने अलग से लगा दिया, ऐसे पुलिस वाला कर ही नहीं सकता। हमने कहा भाई मेरे कैमरे में फ्रेम है,
एक नहीं 4-5 फ्रेम है। मैं 20-25 तो खींचता नहीं हूँ, तब भी मैंने उस दिन 4-5 एक्सपोजर दे दिए थे, क्योंकि डिजिटल होने के नाते कि चलो भाई ठीक है 4-5। तो उसके घुमाने से लेके फेंकने तक मेरे पास फ्रेम थे। तो हमने कहा आप जब चाहिए हम दिखा देते हैं। तो उस फोटो का इतना असर हुआ था कि उसी दिन शाम को, सैटरडे को, मैंने शुक्रवार को ये एक्सपोजिंग किया था, सैटरडे को छापा था। तो सैटरडे को एडीजी साहब ने अपने पूरे विभाग के जितने अफसर्स थे और जितना पुलिस लाइन से उनके रंगरूट वगैरह थे, पूरा राम घाट की, हाँ हाँ, ये भी मुश्किल से नहीं, हफ्ते भर की खबर है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, फिर नौका, हाँ फिर दूसरे सैटरडे को नौका विहार पे भी उन्होंने ये खबर किया था। हाँ, ये मेरा अभी जल्दी का ये किए फोटोग्राफ। जो आपने कहा कि रामघाट पे सफाई रंगरूटों के साथ और वो जो पुलिसकर्मी, ये तो अभी हाल की घटना है। तो ये फोटोग्राफ जब आप खींचते हैं तो शब्द भी देते होंगे लिखने के लिए? वो नीचे 4 लाइन 2 लाइन हम जितना आँख से लिखते हैं ना, वही तो मैंने शुरुआत जो इतना आँख से लिखते हैं वो हाथ से लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आँख से लिखने से आता। कभी कभी लोग अपनी दिनचर्या नहीं बताते, जो फेमस पत्रकार हैं या अपनी 40% ही अपना सक्सेस बताते हैं। सर की दिनचर्या क्या? रात में किताबें पढ़ते हैं या फिर टीवी पर, या फिर अपने जिस काम से मोहब्बत करते हैं फोटोग्राफी से, क्या है इनके घर से निकलने से और घर तक आने तक का सफ़र? देखिए, इनका रूटीन तो जो है बहुत टाइट रहता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों को कोई काम करना है तो दूसरा कोई काम आ गया तो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनका जो डिसाइड रहता है तो इनको वो करना है, बाकी काम पीछे। पहले तो इनका ये कि जैसे इन मॉर्निंग सबसे पहले तो ये योगा इनका बंधा हुआ है, योगा इनको आप टाल नहीं सकते। अभी चाय और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। हाँ बिल्कुल खारिज कर दिया इन्होंने, चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह नहीं। हाँ, ये सुबह जैसे योगा करते हैं ये पक्का है इनका। उसके बाद इनका न्यूज़पेपर प्रॉपर 1 घंटा इनको पढ़ना है, उसमें मतलब कोई हिला हवाली नहीं हो सकती, और वो एक एक खबरें देखते हैं, और उसी अंतराल में ये नाश्ता वगैरह में मतलब वो क्या नाम है कि जैसे कि चने वगैरह यही सब खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मिल्क वगैरह ले लेते हैं, और जैसे हम लोग हैं ले लिया, स्नैक्स ले लिया, ब्रेड ले लिया, तो ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को। जब आपसे शुरुआत में मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि एक बार राप्ती नगर के किनारे ये डूबते डूबते बचे थे, वो क्या घटना थी? वो आई थिंक 2013 की घटना है ये। वो था क्या कहते हैं, ये जो सरजू वो एक्चुअली में क्या था कि वहाँ पे जल सत्याग्रह एक लोग कर रहे थे, और नहीं वो सरजू थी, वो उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को, नहीं सरजू नदी थी, काफ़ी गहरी नदी। तो उसमें जल सत्याग्रह एक यहाँ के भिखारी प्रजापति वो हैं, भाजपा के नेता हैं, वो पुल बनवाने की मांग को लेके जल सत्याग्रह उनका चल रहा था। तो काफ़ी दिन से चल रहा था। उस दिन उन्होंने घोषणा किया था कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगी तो हम जल समाधि ले लेंगे। तो ऑफिस से हम लोगों को भेजा गया, तो हम भी अपने रिपोर्टर्स के साथ में गाड़ी से, अपने ऑफिस की गाड़ी से गए वहाँ पे, काम वाम करने लगे। तो ये हुआ कि कुछ फोटोग्राफर पहले वहाँ पे पहुँच गए थे, इधर उधर की नाव पे थे, और वो मचान बना के उस पर बैठे हुए थे। अब चूँकि ये चेहरा ऐसा है कि आज से नहीं, मैं 98 से आया हूँ, तो लगभग मेरे ख्याल से यहाँ का हर व्यक्ति इतना काम किए, इतना डेली भागना रहता है, तो हर व्यक्ति लगभग पहचानता है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको एक छोटी डोंगी मिल गई। तो हम कभी नाव पे बैठना इतना तो ज़्यादा होता नहीं था, तो हमने कहा नाव ही तो है ही है, चलो बैठ लेते हैं उस पर बैठ के। तो हमने कहा वहाँ नाव ट्रांसफ़र कर लेंगे, बड़ी वाली पे हो जाएंगे। तो उस पर नाव डोंगी टाइप की थी, उस पर बैठ के हम वहाँ पहुँच गए। तो एक बड़ी नाव पे उस पर जब पहुँचे थे तो चूँकि फोर्स भी लगी थी, सारे कुछ लगे थे, तो हमने कहा यार कुछ नहीं, हम बस एक स्नैप दबाएंगे और उसके अपनी डोंगी से हम वापस चले जाएंगे। इतना बात हुआ। तो हम जैसे ही उस नाव पे चले, जो जल सत्याग्रह कर रहे थे उन्होंने जैसे ही हमको देखा, वो हमको देखते ही जय श्री राम करके और छलांग मार दिए। अब वो छलांग मारते ही उनकी एकदम भगदड़ मच गई। अब वो भगदड़ मची तो हुआ ये कि हम, अब वो जिस नाव पे हम खड़े थे उस नाव पे काफ़ी फोटोग्राफर थे, तो हम तुरंत अपनी छोटी वाली जो डोंगी खड़ी हुई थी उस पर आ गए। उस पर आए तो उस पर आते ही वो एकदम पलट गई, और पलटी का टेढ़ी हुई तो हम नीचे आ गए। और नीचे आए तो उसको छोड़े नहीं, हम पकड़े रहे, लटके रहे। किसी तरीके से लोगों ने हमको निकाल के ऊपर कर लिया। तो हमने उससे कहा यार अब तो किनारे ले चलो, अब हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा कैमरा भीग चुका था, गले में डाल लिया था हमने। बाद में आ ही रहे थे तो इतनी तेज भगदड़ हो ही रही थी, तो फिर नाव पलट गई। फिर नाव पलटी तो मैं नीचे चला गया, मैं काफ़ी नीचे चला गया, यहाँ तक कि ये समझ लिए कि मेरे पैर फंसने लगे थे। जो
बालू नीचे बहती है, उसमें पैर फंसने लगे थे। तो एकदम से दिमाग में आया कि साइकिलिंग करने से आदमी डूबता नहीं, मेरे दिमाग में आया। तो मैं साइकिल जैसे चलाने लगा। साइकिल जैसे जब चलाने लगा तो एकदम से मैं जो पीपे का पुल था उसके पास निकला जाके। वो तो कहो कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहा, नहीं तो सर भी लग सकता था उसमें। उसके पास निकला जाके तो हमको दिखा बाहर का इशारा, तो लोगों ने कहा इधर पकड़ लो, उधर पकड़ लो, पर हमारे पास कोई नहीं आ रहा था। पर हमने साइकिलिंग बंद नहीं किया। तब तक वो जो नाव पलटी थी मेरे पैर से टकराई, तो मैं चिल्लाया कि नाव मिल गई, नाव मिल गई। तो कह रहे ये डंडा पकड़ लो, वो पकड़ लो। किसी तरीके से लोगों ने हमको निकाला, हम बाहर आए, लिटा दिया। जिंदगी का बहुत दुखद वो पल था। हाँ, ये तीसरे चौथी बार मेरे साथ हुआ, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई। सर हम देखते हैं फोटोग्राफर्स के साथ जो देखा जाए फॉरेन के फोटोग्राफर हैं या इंडिया के ही जो फोटोग्राफर हैं, कभी कभी जंगलों में वो किसी शेर का या किसी खतरनाक जानवर का वो फोटो के वो मरते मरते बसते हैं। आप वो तो जंगल है, आप शहर की बता रहा हूँ। शहर में जब लाठीचार्ज वगैरह होता है तो 2-4 पड़ जाती हैं हम लोगों को भी क्योंकि उसमें वो जो चला रहा है उसको क्या मालूम, आप पत्रकार हो क्या, वो तो आँख बंद करके उसका काम चल रहा है। तो कुल मिला के इन घटनाओं को देखते हुए आज हमारा ये, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आधा शरीर है, ये पोर्शन मेरा डैमेज है, इसमें शोर होता है, सुनाई नहीं देता है। इसमें भी 20% डिस्टर्ब है कान मेरा। 80% से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 80% से ही लाइव जी रहा हूँ। 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एयरपोर्ट के सामने। करीब मैं 20-22 दिन कोमा में था यहाँ पे, और करीब साल भर मेरा ट्रीटमेंट चला है। और कब की घटना है? 2005 की है। तो घटनाएं मेरे साथ कई सारी हुई हैं, पर लेकिन हम घबराए नहीं। अब इस घटना से मैं जितना आपसे बात कर पाया, मैं जितना पकड़ पाया हूँ, एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपकी 98 में शादी होती है, 92 में, और आपकी माता जी 2005 में आती हैं। 2005 में यहाँ पे मेरे पास तो वो वही पल था जब आपका एक्सीडेंट होता है। और हाँ 2005 में एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय आई थी मम्मी हमारी। देखिए मैंने ये पकड़ लिया। सर ने कहा कि जैसे इनकी शादी 92 में इनकी शादी होती है, और इन्होंने पहले इंटरव्यू में सुखद बताया कि मेरी माताजी मुझसे मिलने 2005 में आती हैं। लेकिन जब सर से मेरी बात होने लगी तो सर ने बताया कि ये जो घटना, थोड़ा भावुक हो गए, 2005 में इनके साथ जो घटना घटती है, इन्होंने बताया 20% शायद लेफ्ट हैंड का, और हाँ 80% से आप काम करते हैं, और वो पल था जब माता जी आई। आपसे एक आपकी बहुत अच्छी कविता है आंचल करके, बेटी, वो हम सुनेंगे, फिर आगे यात्रा पे चलेंगे। आज का मंच आप लोगों के लिए। आंचल मैं सुना देती हूँ आपको, ये बेटियों पर है। लहरा के आंचल निकल पड़े पुरवा के शीतल झोंके हो, जब ढांक ले अपने आंचल में वासल उमड़ जाता है। इसने हिल पावन ममता में जीवन जैसे तर जाता है, या स्त्री की ही माया है, या स्त्री का ही साया है। लहरा के आंचल निकल पड़े पुरवा के शीतल झोंके हो, जब ढांक ले अपने आंचल में वासल उमड़ जाता है। यह जन्मों जन्मों से चली आ रही ममता की पुरवाई, ये न कम हुई ना आँक सके ये स्त्री की गहराई को। लहरा के आंचल निकल पड़े पुरवा के शीतल झोंके हो, जब आंचल को ये शीश धरे संस्कार बढ़ाती हैं कुल का, सम्मान बढ़ाती हैं सबका, स्वाभिमान बढ़ाती हैं खुद का। जब आंचल को ये शीश धरे संस्कार बढ़ाती हैं कुल का, सम्मान बढ़ाती हैं सबका, स्वाभिमान बढ़ाती हैं खुद का। लहरा के आंचल निकल पड़े पुरवा के शीतल झोंके हो, जब आंचल को ये फैला दें हिल जाती कितनी तस्वीरें, खुल जाती कितनी तदबीरें, बन जाती कितनी तकदीरें। जब आंचल को ये फैला दें हिल जाती कितनी तस्वीरें, खुल जाती कितनी तकबीरें, बन जाती कितनी तकदीरें। लहरा के आंचल निकल पड़े। ये जो आपने कविता की है इसमें ठंडी पुरवा, तो आज की पीढ़ी है जो आपने संस्कृति को इसमें पिरोया है, आंचल और फिर लहरा के, ये सब। जो आप टीचर हैं, आपका भी व्यस्ततम समय है ना, सुबह नाश्ता बनाना, फिर घर का मिलजुल कर काम करके, फिर सर ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप ऑफिस के लिए निकलती हैं, फिर आपका भी शाम को आना, फिर सर का तो लेट हो जाता होगा। तो ये कविता रचने का समय आपको कब मिलता है? देखिए समय तो नहीं मिलता है, लेकिन अब जैसे कि हम आराम का समय लेते हैं 2 घंटा, वो हमको अनिवार्य होता है।
तो ये जो रचनाएं हमारी होती हैं, जो आराम का समय होता है, उसी को हम क्लिक करके ऐसा कहा जाता है एक साहित्यकार और एक पत्रकार जहाँ बैठा रहता है वहाँ वो खबरों को रच रहा होता है। मैंने कहा कि पत्रकारिता जल्दी में रचा गया एक साहित्य है, और आप भी मतलब अगर देखा जाए एक कवित्री या फिर एक पत्रकार, इनके लिए वो जहाँ बैठे हैं वहीं खबर है, वहीं साहित्य है, और किसी की कोई हरकत उसके लिए कविता बन जाएगी। साथ देखिए जैसे ये किचन में काम कर रही होती हैं, तो डाइनिंग टेबल पे इनका डायरी पेन रखा रहता है, और कोई इनको 4 लाइन समझ में आई तो किचन से आई, तुरंत लिख दिया और फिर चली गई। ये इस टाइप बहुत खूबसूरत ये चीज़ बताया कि जैसे विचार आया उसको सोचिए मत, तुरंत आके नोट कर दीजिए। सर, आपको एक अवार्ड, स्टेट अवार्ड मिला था, ज़रा उसके बारे में बताइए। वो कैसी आपने फोटोग्राफी की थी और आपको सरप्राइज मिलता है उसके मतलब एक संस्था आपको अवार्ड देती है, वो कैसी फोटोग्राफी थी? यहाँ पे एक सूरज कुंड वो धाम है, वहाँ पे दीपावली के बाद में आप देखते होंगे एक संस्कार भारती का दीपदान का कार्यक्रम होता है। तो दीपावली के बाद की बात थी, तो संस्कार भारती का कार्यक्रम था, तो हम कवर करने निकल गए। उसको कवर करने गए तो सारे फोटोग्राफर अपने हिसाब से काम करते हैं, मैं अपना पहले ही व्यू लेके चलता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमको लगा कि यार ये कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम कुछ अलग अलग हट के करते ही हैं, तो हमने कुछ अलग हट के करना शुरू किया। और करने के बाद में, और उस दिन चूँकि अखबार छपना भी नहीं रहता है, तो सीधे बना के वहाँ से घर निकल गए। उसके बाद में हम घर पे बैठ के देखते रहे सारे फ्रेम, फिर हमको एक फ्रेम कुछ अच्छा लगा कि पूरा व्यू हमको उसमें मिल रहा था। और मेरे काम करने की एक शैली और है, मैं आपको बता दूं कि मैं काम करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना स्पेस अपने कैमरे में समेट सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे में हम अपने स्पेस को समेटते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन ऑफिस आए तो हमने उसको पतला फ्रेम हमारा बना और उसको हमने बना के दिया। तो हमारे ऑफिस में ये हुआ कि बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, तो 8 कॉलम का मेरे को 8 कॉलम, जहाँ एक कॉलम पाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो हमारी 8 कॉलम के फोटोग्राफ मैक्सिमम छपे हैं, क्योंकि फोटोग्राफ ही खुद कहता है कि हमको जगह दो। क्या बात है, बड़ा अच्छा शब्द आपने बोल दिया कि फोटोग्राफ ये खुद कहता है कि मुझको जगह। वो फोटोग्राफ आप कोशिश, आप अगर जैसे सोचे कि नहीं यार इनकी छोटी फोटो छाप दें, तो वो पेज पे समझ में नहीं आएगी। पेज पे वो जगह मांगता है कि हमको इतना स्पेस दोगे तभी हम निकलेंगे। आपको बता रहे हैं, हमने बहुत से फोटोग्राफ 8-8 कॉलम के महाराज जी के हिंदू संगम वगैरह यहाँ पे हुए। हमने मतलब स्पेस इतना ज़्यादा एक्सपोज किया अपने कैमरे से कि इस कोने से इस कोने तक पूरा एक फ्रेम में उठा के छाप दिया। अब महाराज जी के जहाँ बैठते हैं वहाँ पे आप जाके देखिए 6 फीट का फोटोग्राफ लगा हुआ है महाराज जी के। हाँ, महाराज जी के मंदिर में 6 फीट का फोटोग्राफ, वो हमने 8 कॉलम छापा था अपने अखबार में। और उसको देखा उन्होंने, तो उन्होंने हमारी बात हुई तो बनवा के उन्होंने उनके यहाँ लगवाया भी है, लगा हुआ। आप कभी भी जाइए मंदिर में तो हिंदू संगम का, वो MP इंटर कॉलेज का है। आप खुद ऐसे देखेंगे वहाँ खड़े होके, तो एक बार इधर मुंह घुमाएंगे, एक बार इधर घुमाएंगे, तब आपको पूरा ग्राउंड दिखेगा। पर हमने फोटोग्राफ में इससे एक फ्रेम में छापा उसको। फोटोग्राफी का एक जो मैं खासियत देखता हूँ, तो आप 3 क्लिक बताते हैं, हमेशा मैं करता हूँ, ये क्या है? जरा जो हमारे युवा गोरखपुर पोस्ट पे पत्रकारिता अगर फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या वो होता है? वो 3 क्लिक आप बताते हैं हमेशा कि मैं इससे ज़्यादा नहीं करता। देखिए, आप अगर सोच के कोई काम करते हैं और आप ये सोच के चलते हैं कि हमको जो छापना वही उठाना है, तो मैक्सिमम 3 एक्सपोजर में आपका काम हो जाता है, और 3 में 1 आपको छापना है, तो 2 वेस्टेज में चले जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा एक्सपोजिंग करने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं बनता है। आप चाहे एक ही क्लिक करिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्लिक हमारी सुपर हो जाती है, दूसरा हमें एक्सपोज ही नहीं करना पड़ता है। तो 3 क्लिक पर्याप्त हैं। आजकल मेरे पास डिजिटल है, लगभग सभी के पास डिजिटल है। इसमें लोग कहते हैं फिल्म नहीं लगती, धड़ाधड़ खींच लो, ये उनकी सोच गलत है। ये कैमरे में, ये फिल्म से ज़्यादा महंगा कैमरा है। इसकी एक क्वांटिटी होती है कि इतने एक्सपोजर के बाद आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और सर्विसिंग पे जाने का मतलब है कि अगर ये चला गया तो आपका जितने आपने फिल्म और उसका खर्चा जोड़ेंगे तो उससे दुगना आपका उसमें चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, तो हम इसको भी उसी हिसाब से लेके चलते हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर देंगे हमारा सामान डैमेज होगा। हम लिमिटेड काम करें, अच्छा काम करें। ढेर सारा करने के बाद तो आप तो किसी को भी आप दे दो, वो 20 टो 25 टो खींच लाएगा, तो एक तो अच्छी मिल ही जाएगी। लेकिन 3 क्लिक में एक हाँ। अच्छा करना मुश्किल। इतनी अच्छी फोटोग्राफी सर करते हैं, कभी आप लोग बाहर घूमने जा रहे हो या तो वहाँ भी शौक है फोटो खींचने का कि लाओ? आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया ये। लाओ घर में हम क्लिक कर देते हैं, मैं 3 ही क्लिक करता हूँ, बढ़िया आ जाए। हाँ, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, जब भी गए हैं बाहर,
तो कैमरा तो इनका साथ में ही रहता है, वो कहीं भी जाएंगे कैमरा जरूर साथ में लेकर जाते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ गई तब तो वो तो साथ रहता है। अब कहीं जाते हैं तो अब एक फ़ोटोग्राफ बनाते हैं, अब उस एक फ़ोटोग्राफ के लिए आपको जो है क्या नाम है ऐसे नहीं ऐसे ओफो, हम कहते हैं यहाँ घूमने आए कि फ़ोटोग्राफी, पता चला पूरा एक अब तो खैर इससे हो गया है, नहीं तो कितना कितना रोल निकल जाते थे। और वो पोज जब तक कि हम लोगों को सही नहीं दिया तब तक कि आपकी कसरत होती रहेगी वहाँ पर। बढ़िया कि आप आ जाइए, हम किसी और से खिंचवा लेते हैं। सर एक और जानेंगे, जो आज की पत्रकारिता है ना, आंकड़े आते हैं कि हम 150वें पे चले गए, 142वें पे चले गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खूब बोल रहे हैं। आज की जो पत्रकारिता है उसमें आप जो नए हम लोगों जैसे जो एक नई पीढ़ी आई है, अब देखा जाए पोर्टल न्यूज़ है, तो आप इसमें कितनी अच्छाई देखते हैं और क्या कमियां देखते हैं? देखिए आजकल की जो पत्रकारिता है इसमें हम एक चीज़ तो ये देख रहे हैं कि इसमें आदमी जैसे कहते हैं ना दूर के ढोल सामने होते हैं कि पत्रकार हो जाओ तो सब सही बेहतर और पुलिस वाला सलाम करेगा फलाना डेमा का, मतलब जो लोगों की सोच होती है। उसी चक्कर में जब से आपका ये यूट्यूब आ गया है तब से तो हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार है। ये बहुत ये बड़ी बात है। हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार है। जब भी हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम लोग तो 4 ही 5 लोग होते हैं, पर लेकिन वहाँ जितने व्यक्ति खड़े होते हैं सब मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और किसी से भी कह दो यार ज़रा किनारे हटो हमें काम करना है, तो सीधे कहता हम भी तो पत्रकार हैं। तो हम कहते भाई कहाँ से बोला, सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया से इतने पत्रकार जब पैदा हो जाएंगे उनको कहीं से कोई कमाई नहीं है। घर पे अपने बाबूजी से डांटी खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सवेरे से लेकर शाम तक पत्रकारिता के नाम पे लगे रहते हैं और पता लगा कमाई कुछ है नहीं। भाई कहीं आप जॉब करेंगे तब तो चलो समझ में आता है, आप जॉब तो कहीं कर नहीं रहे हो, शौकिया कर रहे हो। शौकिया इसलिए कि हम भी पत्रकार हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि करिए, अच्छी बात है, हम आपको मना नहीं करते हैं, पर लेकिन जब आपका आय का स्रोत उससे हो तब तो पत्रकारिता बेहतर है। और अगर ऐसे ही करना है तो फिर ठीक है भाई, अपना घर द्वार बेच के पत्रकारिता आपको करनी है तो वो अलग बात है, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और आज के समय में आप ये देखिए कि आप खुद भी निकलते होंगे, आप देखते होंगे पत्रकार बहुत ज़्यादा बेमते हैं। यहाँ तक कि आपके डीजीपी ने भी एक आदेश कर दिया है लखनऊ में बैठ के कि इस टाइप के पत्रकारों को छांटा जाए, और ये सब दुनिया भर का पूरा हो रहा है। और लेकिन पत्रकारिता को अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम क्या कहें इसको, हम लोगों को अब बड़ा वो होता है कि हम अपने आप को पत्रकार बताने में शर्म महसूस होने लगी इन लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि इन लोग कोई पढ़े लिखे तो है नहीं कहीं से। अब आप देखिए इसी लाइन में कोई पान की दुकान चलाता है, कोई किसी की, मतलब वो पत्रकार बन गए। तो इन लोगों को बात करने का आपका सीधा कहना है पत्रकारिता की गंभीरता को। जब आपसे मेरी बात होती है आप ये बताते हैं कि जो भी खबर करिए उसके पीछे की गंभीरता को समझिए। आपके न्यूज़ चला देने से क्या अच्छा होगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नहीं कि चलेगा। जब हम लोग पत्रकारिता, मैंने MJ BJ ये सारे चीज़ किए हैं और मैंने पत्रकारिता में ये जाना है और ये आप लोगों से समझा है कि कौन सी खबरें चलानी है, कौन सी छोड़नी है और किन खबरों से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ये हम देख रहे हैं आज की पत्रकारिता में कि अगर हम 150वें पे हैं तो इसको सोचने वाली बात है कि हम क्यों हैं। ये आप अक्सर बताते हैं कि जो भी खबर करिए उसको देखिए कि इसकी गंभीरता क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप हम ही हैं जैसे कोई फोटोग्राफ करते हैं, अगर उस फोटोग्राफ से समाज में मैसेज अच्छा जाता है तो हमारे पत्रकारिता करने का मतलब बेहतर हम समझते हैं। अगर हम कोई ऐसा फोटोग्राफ छाप दें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए लोग, तो वो पत्रकारिता हम उसको बेहतर नहीं कहते हैं। समाज को सुधारने के लिए हम लोग देखिए जब भी कोई मैसेज देते हैं अपने फोटोग्राफ से, क्योंकि हम आँख से लिखते हैं तो आँख से लिखा हुआ जो चीज़ होता है ना वो उसको अनपढ़ भी पढ़ लेता है। हाँ, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो फोटोग्राफ देख के ही समझ जाता है कि इसका मतलब ये हुआ है, तो उससे वो मैसेज बहुत ज़बरदस्त मैसेज होता है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो तो आपकी खबर पढ़ लेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो केवल अखबार में फ़ोटो देख के ही पूरी खबर पढ़ता है। तो वो उसके ऊपर जो मैसेज जाएगा तो वो हमारे फोटोग्राफ की वजह से ही जाएगा। अगर हम अच्छा मैसेज देंगे तो वो अच्छा काम करेगा, हम अगर गलत मैसेज देंगे तो वो गलत काम करेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हो ऐसा फोटोग्राफ हम एक्सपोज करें कि जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिले। तो आपने जो कविता की है, आप बताया कि सर ने कि किचन में आप कुछ बना रही हैं, तुरंत जो कोई विचार आया आके डायरी में लिख दिया है ना, तो ये मतलब आपकी पत्रकारिता मतलब कि सब्जी बना रही हैं उसमें भी चल रहा है, किचन में काम या पढ़ा रही हैं बच्चों को वहाँ भी चल रहा है। तो जो आपकी सबसे खूबसूरत कविता, 4 लाइन सुनेंगे है ना, जो आपने अभी हाल में रची?
हो गया चाक जिगर हम नहीं मिलने पाए, हुई बरसात मगर गुल नहीं खिलने पाए, तुमसे मिलकर मैं हंसूं रोऊं ये दिल करता है, तुमसे मिलकर मैं हंसूं रोऊं ये दिल करता है, एक होकर भी कभी एक ना होने पाए, चांद तारों ने आसमान बसा, चांद तारों ने आसमान सजा रखा है, अक्ष तेरा तो निगाहों में बसा रखा है, तुमसे मिलकर मैं सर, हंसूं। आप लंबे समय से गोरखपुर हैं और गोरखपुर को आपने जिया है ना? अगर देखा जाए तो एक लंबा सफ़र आपका गोरखपुर के साथ रहा है, एक जुड़ाव रहा है। आपका बचपन तो लखनऊ से बीता है ना, लेकिन लखनऊ से कहीं ज़्यादा आपने अब गोरखपुर को जी लिया है, सब लोग आपको जानते हैं। कितना कुछ अब गोरखपुर को आप बदलता हुआ देख रहे हैं? गोरखपुर बहुत चेंज हो गया। जब मैं आया था 98 की बाढ़ में और यहाँ पे मैंने काम किया तो देखता था, मतलब एक रूरल टच ज़्यादा था, चारों तरफ सड़कें भी बहुत छोटी जो पतली पतली थी। आज का गोरखपुर हमारी राजधानी से टक्कर ले रहा है और इसमें हम ज़रूर कहेंगे कि हमारे महाराज जी की देन है कि आज गोरखपुर हमारा लखनऊ से टक्कर ले रहा। बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। उनकी सोच भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तो उनके साथ बहुत ही, जैसे हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे हमने उनके साथ काम किया है। हेलीकॉप्टर में 98 की बाढ़ में उनके साथ में उड़ के काम करते थे, वो भी बैठे रहते थे। उसके बाद भी उनके साथ बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये सोचे कि आज महाराज जी मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा नहीं, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के बहुत सारा काम किए हैं और अच्छा भी लगता है आज का गोरखपुर देख के। और जैसे ही जो भी बाहर से आता है तो वो इस गोरखपुर को देख के तुरंत एक क्लिक करता है कि महाराज जी की वजह से आज ये गोरखपुर इतना खूबसूरत हुआ। जब चुनाव में हम लोग आपसे बातें करते थे तो आप अक्सर बताते थे कि वो शख्स जो बोलता है ना, जो मेरे फिगर में उसका फिगर कैच होता है, तो दोनों में अंतर होता है। तो इस बार खींच खाच के फिर से बीजेपी आ जानी चाहिए। हाँ हाँ भाई, जब जाहिर सी बात है कि काम हमारे शहर का, तो हम तो हमारे शहर में यहाँ पे जितने भी रहने वाले यहाँ के हैं उनकी तो दिली इच्छा यही होगी कि भाई इससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज गोरखपुर 98 में क्या गोरखपुर था और आज का गोरखपुर, आप ऐसे ही किसी भी हाईवे पे निकल जाइए, आप गोरखपुर हमारे इसी पार्क रोड से सीधे आप एयरपोर्ट की तरफ निकल जाइए, गोरखनाथ की तरफ निकल जाइए, चाहे आप नौसल की तरफ कहीं भी किसी भी रोड पे निकल जाइए, तो आपको लाइट और बहुत खूबसूरती, मतलब अब लगता है कि हाँ अच्छी जगह। देखिए जो जाम की समस्या का निदान हुआ है, अब गाड़ियाँ रुकने लगी हैं। 10 दिन 20-15 दिन से जो कड़ाइयाँ हुई हैं, अब गाड़ियाँ रुक रही हैं। लेड लाइट लोग ऊपर देख रहे हैं। पहले क्या था, गोरखपुर की में रेड लाइट जल रही है, लोग निकल गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस गोरखपुर 98 में आया था तो चौराहे पे रेड लाइटें लगी थी पर जलती नहीं थी। फिर उसके बाद में 2001 के आसपास लाइटें चेंज हुई, ट्रायल हुआ, पर लेकिन फिर वही, हाँ उसके बाद फिर 3-4 बार लाइटें चौराहे की चेंज हुई, जली, ट्रायल हुई, उसके बाद में बंद। पर अब की बार जब से महाराज जी की सरकार आई, महाराज जी ने पिछले 5 साल में देखिए ये सब किया, सारी लाइटें चेंज हुई, तो 5 साल भी ऐसे ही चलता रहा। महाराज जी भी चूँकि अब नया नया मामला था तो लोगों को आदत एकदम से टाइट, हमें भी नहीं लगता कि इतना टाइट, पर इस बार जब महाराज जी आए तो इन्होंने हाँ तो इन्होंने अब जो किया है, अब आप ये समझ लीजिए कहीं भी आपको अवैध स्टैंड नहीं मिलेगा। पहले तो रोड के किनारे बसें खड़ी रहती थी, टेम्पो खड़े रहते थे, अब ये स्टैंड लेने पे उनके ये हुआ कि सारे अधिकारी टाइट हुए। आज की स्थिति ये है कि अब आप किसी रोड पे चले जाइए, कोई अवैध स्टैंड नहीं, कहीं बसें खड़ी नहीं। अगर मिली तो आप लोग तो है छप जाएगा। हम लोग पहले भी छापते थे, पर लेकिन अब हमें नहीं लगता कि जल्दी मिलेगा ऐसा, क्योंकि अब तो महाराज जी का आदेश भी ऐसा हुआ है कि स्टैंड लगभग सब खत्म ही हो गए हैं। निर्णय हमेशा व्यक्ति जब लेता है तो बहुत सोचता है। कई बार वो किसी ओह पोह में पड़ जाता है, फिर सोचता है। जब उसका निर्णय होता है तो बड़ा खूबसूरत निर्णय होता है, और वो खूबसूरत निर्णय हमारे सामने जस्ट दाहिने और बाएं है। तो आप लोगों ने बड़ा ही खूबसूरत निर्णय लिया और आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से, एक अपनापन लगा बात करके। हम जीवन के उन पहल को जान पाए। अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहती हो और आप भी कुछ कहना चाहते हो, हमको जितना पूछना था मैं पूछ चुका, अब मैं वीडियो क्लोज करूँगा। तो अगर आप दोनों लोगों को कुछ और कहना हो, मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो। आज बात वही जो है सही, गोरखपुर पोस्ट पर
आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने जीवन के उन अमूल्य पहलुओं का खुलासा किया सबके सामने जो अभी तक छुपे हुए थे हम दोनों के बीच में ही, और आपने उनको जो है सामने लाकर मैं कल सर से बात कर रहा था, फिर इनको लगाया, इनको भी एक दिन बैठाना है, तो इनको भी सतीश जी, मैंने इनको मतलब सतीश जी की वाइफ ने बताया कि हमारा लव मैरिज शादी। मैंने कहा सर के पहलू को जान लीजिएगा, सर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मंच है मैं उन्हीं को देता हूँ जो जिनमें कुछ हो, बात वही जो है सही, और आज हमारे सामने है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मैं अपने आप को ही पहले प्रपोज करता हूँ कि इस शहर में मैं आया था एकदम नया था। इससे पहले आते थे, चूँकि लखनऊ में थे, राजधानी में थे, तो नेताओं के साथ में आए, उन्हीं के साथ उनका कवर किए, फिर वापस चले गए। अब जब मैं 98 में आया तो हमको अपना एक अलग बनाना था, तो हमने काम किया। वैसे ही हम सबको कहेंगे कि काम को प्रायोरिटी में रखो, आप अपनी पहचान खुद बनाओ अपने काम से। अगर आप अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़, कभी भी अपने पैसे से कोई समझौता नहीं, जिसको कहते हैं दलाली, वो अगर आपने कर लिया आप ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर अपने पैसे पे एकदम से एक माइंड लगा के जुट के काम करेंगे, आपकी पहचान बनेगी। और आपके शहर में मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ का नहीं, लखनऊ का हूँ, पर लेकिन मैक्सिमम लोग हमको यही सोचते हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और सारे लोग हमको यहीं का समझते हैं। आज लोग जान गए। जेम्स मैकडोवाल ने कहा कि पत्रकारिता रणभूमि से बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ ये कोई पेशा नहीं है, पेशे से बड़ी चीज़ है। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जैसे आपने कहा कि 3 क्लिक और फिर सहारा की उस हेडलाइंस में उसकी खैर नहीं। तो जस्ट आपने देखा एक ऐसे जोड़े को, सर सहारा में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो इनकी फोटोग्राफी देखी, जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत इन्होंने फोटो खींचा। कई बार इनको स्टेट इनाम में मिला है। इन्होंने बताया कि महाराज जी के जब मंदिर में जाएंगे, जो बड़ा सा फिगर है हमने खींचा है, इनको प्यार सम्मान मिलता रहा। ये लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये गोरखपुर के हो के रह गए हैं, क्योंकि गोरखपुर का हर एक बंदा इनको जानता है, समझता है, सोचता है। इनकी सोच को हम सोचना चाहते थे कि किस तरह से ये सोचते हैं, देखते हैं, और इनकी एक क्लिक हजारों शब्द के बराबर होती है, बहुत कुछ कह देती है। तो इन्होंने जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत फोटो फ्रेमिंग किया और मेरे नज़र से खींचा है, वो भाभी जी हैं। और आज देखिए 28 साल का इनका जीवन सुगम और बेहतर चल रहा है। भाभी जी पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन अगर समय, इनके भीतर भी एक कविता है, जो हमने आपको कविता सुनाई। अब जब कविता लोग करते हैं तो साजबाज होता है, लेकिन इस माइक पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई। समय का थोड़ा अभाव है, तो ये बात घंटों चलेगा। ना दाएं बगल से हमारे कोई थकने वाला है, ना बाएं बगल से, और एक परिवार की तरह हम लोगों ने सब कुछ जाना। सर ने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता अच्छी है, किस तरह से पत्रकारिता में कुछ कमी है, सब कुछ बताया। ऐसे ही लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और उनके जीवन की स्टोरियों को बताते रहेंगे, उनकी खासियत को भी बताते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।